सिलेबस है आपके, जो कल से एग्जाम स्टार्ट है, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उसका जो सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों की ऐप है, ऐप में होमवर्क डाला है। मतलब कि जो आज मैंने आपकी ऐप वो डाली है ना, पीडीएफ डाली है, उसके ऊपर की साइड मैंने सिलेबस भी डाल दिया है, जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर सिविक्स का। ठीक है, मैंने वो भी सिलेबस भी मैंने होमवर्क में ही डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख लेंगे। कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में हैं, वो ग्रुप से देख रहे हैं, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं, वो अपना ऐप से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम अपना जो लास्ट लगा लीजिए अपना, ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट में है, मतलब जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, और क्वेश्चंस मैं आपको फिर से समझा देती हूँ आज। कल भी आप लोगों की इंटरमीडिएट की पीडीएफ मिली नहीं थी मुझे, आज पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। मिल गई। हाँ जी, देखिए बेटा, कल तक हमने जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, पीडीएफ दिख रही है आप दोनों को? यस मैम। हाँ जी। तो बेटा, जो कल हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, हमने 4th क्वेश्चन आंसर्स तक कर लिए थे, जिसमें हमारे 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फर्स्ट हमारे राइट रॉन्ग थे, उसके बाद हमारे फर्स्ट हमारे टिक द करेक्ट थे, फिर हमारे फिलअप थे, फिर हमारे राइट रॉन्ग थे, उसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने वो भी कल करा दिए थे। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे किन्हीं दो मामलों का उल्लेख करें जिसमें उच्चतम न्यायालय अपने मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। मतलब कि वो दो मामले बताने हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय, अनुज उच्चतम न्यायालय क्या होता है बेटा? उच्चतम न्यायालय क्या होता है बताओ? सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लक्षिता, लक्षिता, हाँ जी बेटा, आप बताएंगे उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय बोलो। 2 दिन से बाहर गए हुए थे, तो 2 दिन से आपने अपने दिमाग में जो चीजें फिट करी थी वो भी बाहर छोड़ा है? हाँ, नो मैम। फिर कहाँ गई वो सारी बातें जो समझाई थी? बोलो। बेटा, अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लो, टेस्ट है आप लोगों के। उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि अनुज ने बिल्कुल ठीक बताया है, और उच्च न्यायालय होता है बेटा हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट कहाँ है लक्षिता अपना? बोलो, कहाँ है? दिल्ली। चांटा। आपकी मदर को बोलूं आपके चांटा लगाने के लिए? कहाँ है? चंडीगढ़। अब याद आता है आपको, है ना? तो ध्यान रखो, ठीक है। तो अब देखिए, बात ये है बेटा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? हिंदी मीडियम बच्चों के नाम से। हाँ, वो मिल गई बेटा मेरे को, मैम वो अभी मिल गई थी। याद आ रहे और भी बच्चे हैं पर हाँ, आपको याद आए जब आप मुझे और भेज देना, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। तो बेटा देखो, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, एक तरीके से बोलते हैं ना, जैसे सबके अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे आप लोगों के मौलिक अधिकार है, आप लोगों से आप लोगों के जीवन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बेटा, ऐसे ही कुछ मेन अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय, और उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उसी को होते हैं। वो केसेस देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है, ऐसे विवाद जिनमें एक और भारत सरकार हो, मतलब कि ऐसे केसेस जिसमें एक और भारत सरकार गवर्नमेंट हो, और दूसरी ओर एक अथवा अधिक राज्य हो, मतलब कि
एक तरीके से आप लगा सकते हैं कि पूरी हमारे भारत सरकार से किसी अन्य राज्य का कोई विवाद हो, किसी अन्य राज्य का कोई केस हो, वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बात ये है, अब कोई हरियाणा का केस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से कर रहा है डायरेक्ट, तो वो केस बेटा अपन किसी राजस्थान, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कोर्ट में तो डाल नहीं सकते। वो केस सिर्फ और सिर्फ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, ठीक है। सेकंड है ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो। बेटा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है, मतलब हाई कोर्ट को भी है, लेकिन मेन जो अधिकार माना जाता है कि संविधान की व्याख्या करना, संशोधन करना तो संविधान उसमें संसद में होता है, संविधान की व्याख्या करना या फिर अगर कोई कानून गलत बनाया हुआ है तो उसको अवैध घोषित करना, ये सारे मेन राइट है, मतलब मेन अधिकार है किसके, सर्वोच्च न्यायालय के। समझ आ गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, संघीय शासन व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय की क्या आवश्यकता होती है। संघीय शासन व्यवस्था जो कि हमारा अपना है, मतलब कि जिसमें मेन सेंटर गवर्नमेंट है, मतलब कि केंद्र सरकार है, उसके बाद आप देख सकते हो राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है, फिर समवर्ती सूची, मतलब कि जैसे ये वार्ड मेंबर हो गए या फिर जो छोटे छोटे स्थानीय शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंचायती राज समिति हो गई, ये हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए संघात्मक, जिसमें मेन सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोगों को सभी को आता है, मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आप लोग बता देंगे इसको। तो देखो, भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक क्या दिखाई दे रहा है फिर आपको लक्षिता? दिखाई दे रहा है, पेज भी नहीं दिखाई दे रहा। नो मैम। रुको, फिर मैं दोबारा से करती हूँ, रुको एक बार मैं दोबारा से शो करती हूँ, फिर बताना दिखता है क्या। 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अब शो हो रहा है लक्षिता? अब शो हो रहा है बेटा? यस मैम हो रही है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो संघीय शासन व्यवस्था है जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है, ये बहुत ज्यादा एक अच्छा तरीका है किस चीज का, एक सरकार को या फिर सरकार के किसी संस्था को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे जो बेटा कार्य, मतलब पावर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, फंक्शंस जो इनके कार्य वगैरह होते हैं, शक्तियां होती हैं, उनको बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे किसी एक पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो वो तरीका क्या है। संसद कानून बनाने और संविधान में संशोधन करती है, ठीक है। संसद का मीनिंग आ रहा है बेटा यहाँ विधायिका से, विधायिका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका का द्वारा लागू किया जाता है। बार बार यही चीज मैं आपको समझाती आ रही हूँ। और थर्ड, जो अब हम बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि न्यायपालिका क्यों आवश्यक है संघीय शासन प्रणाली में। देखो, न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। सीधी सीधी बात है, जो कानून नियम बनाए जा रहे हैं उन कानून नियमों को एक्सप्लेन करने का मेन काम कर रही है कौन? न्यायपालिका, जिसकी और क्या करवाती है, वो विवादों को सुलझाती है। बेटा विवादों को सुलझाना कोई इजी टास्क नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। और ये एक सेपरेट संस्था है, सेपरेट इंस्टीट्यूट है, किसका? हमारी संघात्मक शासन प्रणाली का। अतः इन कार्यों से स्पष्ट है कि संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। समझ आ गया? ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय मतलब हमारे हाई कोर्ट की बात हो रही है बेटा।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट की देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, जो कि सबसे फर्स्ट लाइन में आप लोगों को बताती हूँ, हमेशा याद रखिएगा। सेकंड है, उसे भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव हो, मतलब कि वह व्यक्ति जो लगातार 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के पद पर रह चुका हो, ठीक है। अथवा भारत की सीमाओं में कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हो। सीधी सीधी बात है, या तो किसी हाई कोर्ट में या फिर भारत के अंतर्गत किसी भी न्यायिक अधिकारी के रूप में वो काम कर चुका हो, तो वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वो व्यक्ति हो जाता है अपना जज बनने के लिए, ठीक है। अब देखिए आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख करे। अपील का मतलब बताएगा कोई मुझे, क्या होता है अपील का मतलब? बताओगे बेटा अपील क्या होती है? नहीं पता है ना, वेरी गुड। अपील का मतलब भी नहीं पता, सारा भूल चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा। अपील होती है जब हम किसी निचली अदालत से, जैसे कि अगर हम जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट में डालते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है, मतलब कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो हम डालते हैं उसको कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय लास्ट होता है। तो देखो, उच्च न्यायालय राज्य के सभी प्रकार के मुकदमों में अपील की सर्वोच्च अदालत है, मतलब कि एक राज्य अपने अपने राज्य में सबसे सर्वोपरि अदालत है किसकी, अपील की, ठीक है। सबसे ऊपरी अदालत है अपील करने की। सीधी सीधी बात है, राज्य में तो उच्च न्यायालय ही बड़ा होता है ना। उसके बाद जिला न्यायालय तो पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय तो एक ही होता है, ठीक है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। बेटा दीवानी मामलों के बारे में मैंने लक्ष्यता आपको क्या समझाया था? दीवानी मामले कौन से होते हैं लक्ष्यता? यस मैम। दीवानी मामले कौन से होते हैं? मैंने आपको समझाए थे 2 वर्ड्स, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी कौन से थे? चलो फौजदारी बता दो, फौजदारी कौन सी थी? अनुज आप बता सकते हैं बेटा, फौजदारी और दीवानी क्या होती है? अनुज नहीं पता। दीवानी केसेस होते हैं बेटा हमारे प्राइवेट केसेस, जैसे कि हम हमारी संपत्ति के अकॉर्डिंग, धन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर हमारे जैसे डाइवोर्स केस वगैरह हो गए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों के हो गए। फौजदारी केसेस होते हैं बेटा क्रिमिनल केसेस, जो कि आप लगा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं मारधाड़ लड़ाई वाले, ठीक है। देखिए, तो दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश, मतलब कि जो जिले की कोर्ट होती है जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं, उसके जज ने जो रिजल्ट दे दिया सिविल केसेस में, मतलब दीवानी मामलों में, तो उसके अगेंस्ट हम किस में डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में, मतलब कि उच्च न्यायालय में। अब बात आती है फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में स्तर न्यायाधीश या अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, बेटा जो ये जिला न्यायालय होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट होते हैं, उसमें जो फौजदारी मामले लगते हैं, मतलब कि जो क्रिमिनल केसेस लगते हैं, उनको जो स्तर न्यायाधीश होते हैं उसके अंतर्गत करा जाता है, ठीक है। वो एक तरीके से निर्णय देता है, तो उसके अगेंस्ट जो भी अपील होगी वो जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है। किसी अपराधी को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की क्रियान्वित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। सीधी सीधी बात है, अगर सेशन कोर्ट किसी अपराधी को, ठीक है, मतलब कि जो जिला न्यायालय होते हैं, मतलब जो उच्च न्यायालय के नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं, अगर वो किसी को मृत्युदंड देते हैं ना, मृत्युदंड की जो सजा देते हैं, देने से पहले उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है एक तरीके से, ठीक है। उनको सारे केसेस बताने होते हैं कि इसको इसलिए मृत्युदंड दिया जा रहा है। अगर हाई कोर्ट कह देती है जिला न्यायालय को ठीक है आप दे सकते हैं, तब वो जाकर अपनी मृत्युदंड सजा सुनाती है, अदरवाइज वो बिना सलाह के, किसकी, उच्च न्यायालय की सलाह के वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5, जिले में
अपराधी मतलब कि फौजदारी, अपराधी मैंने आप लोगों को बताया था क्रिमिनल केसेस, ठीक है। न्यायालयों की संरचना पर एक टिप्पणी लिखे। देखो, जिले में स्तर न्यायालय फौजदारी मामलों की बड़ी अदालत है। तो बेटा जिले में स्तर न्यायालय होता है, ठीक है, वो होती है जिसमें फौजदारी मामले ही जाते हैं, मतलब कि क्रिमिनल केसेस ही जाते हैं। प्राय इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है, मतलब कि जो जिला का न्यायाधीश होता है, मतलब कि जिले का जो मेन न्यायाधीश होता है वो इसकी अदालत की अध्यक्षता करता है, ठीक है, हेड होता है एक तरीके से, जिसके कारण उसे जिला एवं स्तर न्यायाधीश भी कहते हैं। केवल स्तर न्यायाधीश अपराधी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है। सीधी सीधी बात है कि जो जिला है उसमें अगर फौजदारी मामले जाते हैं, मतलब अपराधी केसेस जाते हैं, तो वो स्तर न्यायाधीश ही उसके अगेंस्ट सुनवाई करता है। तो बेटा स्तर न्यायाधीश के द्वारा ही उसमें क्या किया जाता है, बदलाव किया जा सकता है, या वही मृत्यु दंड की दे सकता है, या फिर वो जो आजीवन कारावास का मतलब होता है कि मरने तक वो जेल में ही रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सुना सकता है, स्तर न्यायाधीश ही इस सजा को सुना सकता है अपराधी मामलों में, मतलब कि फौजदारी से मतलब खून खराबे वाला, लड़ाई मार धाड़ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है, भारत में लोक अदालतों का क्या महत्व है। देखिए, लोक अदालतों, फर्स्ट पॉइंट है, लोक अदालतों में न्याय प्राप्त करने के अत्यधिक समय और धन व्यय नहीं होता। सीधी सीधी बात है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, शायद साल में 2 बार या 3 बार, आई थिंक 3-3 महीने के गैप में, कुछ ऐसे करके 4-4 महीने के गैप में कुछ ऐसा होता है बेटा कि लोक अदालत लगती है, ठीक है। सेशन कोर्ट में लगती है, मतलब जिला न्यायालयों में लगती है ये लोक अदालत, ठीक है, अपने अपने जिले में। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो इसमें मेन बात जो जज सोचता है वो समझौता कराने के लिए सोचता है, ठीक है, समझौता हो जाए इनकी बात पर, वो बेस्ट है। और क्या होता है बेटा, अगर एक बार लोक अदालत में केस चला जाता है ना, तो ये होता है कि उसमें इतना पैसा नहीं लगता और एक बारी में उसमें सुनवाई हो जाती है। समझ आ गई, मतलब कि इसमें लोगों का धन भी कम लगता है और समय भी कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, लोक अदालतें पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराती है। ये बात है बेटा कि नॉर्मल जो कोर्ट होती है उनसे ज्यादा जल्दी न्याय प्राप्त होता है लोक अदालतों से। थर्ड वन इज, ये संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराकर विवादों के समाधान पर बल देती है। समझौता मतलब कि उनकी बातों को ही आपस में क्या कर देना, सही करवा देना, कि बातों के जरिए ही उनको एक तरीके से समझौते का मीनिंग आप लोग समझते हो कि हाँ दोनों की पक्ष में हाँ हो जाए कि हाँ ठीक है हम समझौता करने को तैयार हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, जनहित याचिका का क्या अर्थ है। जनहित याचिका PIL जो हमने पढ़ा था बेटा, ये होती है, ये एक तरीके से आप लगा सकते हो कि एक ग्रुप बना लिया जाता है। ग्रुप कैसा कि आप लोग मानिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इनमें क्या होता है बेटा कि एक ग्रुप बना लिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या करते हैं कि उनका मेन काम ये होता है बेटा, कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों को ये बात पता होगी कि वो गरीब होते हैं और वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, ठीक है, और वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटने की वजह से क्या होता है कि वो लोग केस नहीं फाइल करते, ठीक है, लेकिन उनके बारे में अखबारों में छप जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग केस फाइल नहीं कर रहे, वो लोग कोर्ट के चक्कर लगाने से डरते हैं, ठीक है, समय खराब होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती, सर ये जो वकील होते हैं ना कुछ, वो क्या करते हैं बेटा, वो इन्हीं रिपोर्ट्स को दोबारा से फाइल करते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आज अखबार में जैसे लगा लीजिए मैं एडवोकेट हूँ और मैंने आज अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर उसी के बारे में रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है। तो क्या होता है, पता चलता है कि एक व्यक्ति के साथ में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति केस फाइल नहीं करवा रहा, वो व्यक्ति न्याय मांग ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, मैंने उस फाइल को क्या करवा दिया, केस करवा दिया कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है उस व्यक्ति को न्याय मिलना आवश्यक है। तो ये होती है जनहित याचिका, ठीक है, जनता के हित में, ठीक है। जनहित मतलब जनता का हित। देखो, जनहित याचिका का अर्थ है कि जनता के हित से प्रेरित
किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की जाना जो निर्धन या किसी अन्य कारण से न्याय हेतु न्यायालय की शरण में जाने में असमर्थ हो। मतलब वही चीज है कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा ऐसा केस फाइल करना कि किसी गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, कि वो व्यक्ति उसके साथ गलत हो रहा है लेकिन वो फिर भी केस नहीं लड़ रहा, कोर्ट नहीं जा रहा, तो उसके साथ मिलकर क्या करना, केस लड़ना उसका। समझ आ गई? उसमें वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, ये होती है जनहित याचिका। समझ आ गए आपको सातों क्वेश्चन बेटा? यस मैम। यस मैम। अनु समझ आ गया बेटा आपको? अनुज है ही नहीं क्लास में, तो बेटा आप, हाँ जी हाँ जी, तो लक्षिता आपको समझ आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छे से? यस मैम। यस मैम। अनुज क्वेश्चन सुने, समझ आ गए आपको? टेस्ट कब है आपका एसएसटी का? लक्षिता एसएसटी का टेस्ट कब है बेटा? नहीं पता है ना? नहीं पता ना बेटा? 19 जून को आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे डेट शीट आ गई है। आप डेट शीट क्यों नहीं देखते? अपना जो सिलेबस है वो क्यों नहीं देखते आप लोग? कल से आप लोगों के एग्जाम के टेस्ट स्टार्ट है, फिर भी आप लोगों ने अभी तक अपने ये नहीं देखे हैं, क्यों? फर्स्टली आप अपनी क्लास को लीव करेंगे जब आप अपना ये देखेंगे, क्या कहते हैं इसको, अपना सिलेबस देखेंगे, अपनी डेट शीट देखेंगे, टाइमिंग देखेंगे। आई थिंक आप लोगों की 11:30 से 12:30 तक का टाइमिंग है टेस्ट का। ठीक है बेटा? 11 to 12। अच्छा 11 to 12 है, ठीक है बेटा। यस मैम। तो आप लोग अपना प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, बिना चीटिंग के अपना टेस्ट देना, जितना आपको आता है उतना टेस्ट देना। ठीक है, पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी सीरियस होकर पढ़ाई करी है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा? तो आप लोगों का 5th चैप्टर मतलब कि हमारा सिविक्स का कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी का हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। अब जब हम क्लास लेंगे तब हम आप लोगों को हिस्ट्री कराएंगे, इतिहास। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो आज की क्लास इतनी है। अपना प्रिपेयर हो अपनी क्लास, अपने टेस्ट के लिए, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, लीव कर जाओ। मैम हाँ जी मैम, पेपर के बीच में मैम ऑनलाइन क्लास, बेटा, आपकी आवाज नहीं आती, क्या बात है? मैम ऑनलाइन क्लास। आप ऐसा करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो बेटा। अनुज व्हाट्सएप पे मैसेज करो बेटा, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं